जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो लूसेंट जिंदाबाद सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और आज का टॉपिक जो है वो है सिंधु सभ्यता। ठीक, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर या महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, पॉइंट थे जिनको याद करने की ज़रूरत है, उन पे चर्चा कर ली थी। तो सिंधु सभ्यता का जो पॉइंट का पहला पॉइंट है कि रेडियो कार्बन यानी C15 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार क्या है? त्रिभुजाकार है। तो देखिए, डेट के संबंध में आपको जो डाटा है वो अलग अलग बुक्स में, अलग अलग किताबों में आपको देखने को मिल सकता है। तो वहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो एक आप वैसे डेट वेट से संबंधित तो शायद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि भाई C14 रेडियो कार्बन, तो इसके द्वारा कौन सी डेट निकाली गई है? वो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ जो इसका विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। ये ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए कि भाई इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पे एक नोट है कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज जो है वो किसने की थी? भाई अमेरिका के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, उनका नाम था VF लीवी। इन्होंने ही C14 की खोज की थी और इनके द्वारा 1946 में की गई थी। ठीक, ये खोज जो है 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो ये पॉइंट तो भाई नॉलेज के लिए था। फिलहाल चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो ऊपर के पॉइंट पे आपने उसकी डेट को समझा और ये जाना कि जो सिंधु सभ्यता है वो उसका विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, अब सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अब कुछ लोग भूल जाते हैं क्या कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसके लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि देखिए, आप सिर को जानते हैं ना, खोपड़ी जो है ना आपकी खोपड़ी, तो खोपड़ी को क्या बोलते हो? सिर बोलते हो ना। तो सी से सिंधु, जब भी आप सिंधु बोलेंगे तो सिर कह देना। फिर रा से राय बहादुर दयाराम साहनी, आप नाम याद कर लेना। ठीक, या फिर आपकी जो मर्जी, आप जैसा चाहे वैसा ट्रिक बना सकते हैं। इसके बाद सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो हैं वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। नेक्स्ट है कि सर जॉन मार्शल। ठीक, ये भाई उस समय क्या थे जब खुदाई वगैरह हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। ठीक, तो सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दस्क नदी के किनारे स्थित सूतका गंडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, यह आपका मेरठ जिला है ना उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर पड़ता है। और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वह दक्षिणी पुरास्थल जो है वो गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस सभ्यता को, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसका सबसे पश्चिमी स्थल जाने, मतलब पश्चिम में आप जाएंगे ना, इधर पाकिस्तान, गुजरात पाकिस्तान और फिर उधर अफगानिस्तान की तरफ, तो वहाँ पे एक
कौन सी नदी पड़ती है? दस्क नदी। तो उसी के किनारे कौन सा स्थल है? सूत गंडोर, या कहीं कहीं सूत का आधाता लिखा रहता है, सूत का गंडोर कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो आप नाम याद रखिए, सूत का गंडोर। ठीक, तो ऐसे ही पूरब की बात करें, ठीक, ईस्ट में, तो इधर साइड अपने यूपी तक ही, तो यहाँ पे एक मेरठ है जिला ना, मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ आलमगीरपुर पाया जाता है। तो ये था पूर्वी स्थल सबसे, मतलब इस फैला कहाँ तक था, विस्तार कितना था, पूरब में यहाँ तक फैला था। उत्तर की बात करें तो उधर भाई जम्मू कश्मीर, वहाँ पर एक मांदा, ठीक है, उसके निकट अखनूर है, और ये किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी। तो इनमें आपको याद करने की जरूरत, सबसे उत्तरी स्थल कौन था, दक्षिणी स्थल है ना, और पूर्वी और पश्चिमी, और किस नदी के किनारे था। तो आप ये पॉइंट याद कर सकते, क्या कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक, ये क्या थी? कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। वैदिक को कह सकते हैं आपकी ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगा। यहाँ पे एक पॉइंट है कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। इसे यूनेस्को ने 1921 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। किसको? धौलावीरा को। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। इसके बाद एक और नोट करके इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। और ये इम्पॉर्टेंट है कि राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। देखिए, कई क्वेश्चन जो पहले से चले आ रहे हैं भाई कि किसने सिंधु सभ्यता की खोज की, या फिर सिंधु सभ्यता के बाद है ना किसने खोज की, और मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है, या चनहुदड़ो कालीबंगा का। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन से हटकर अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना कि भाई राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है, या हड़प्पा किस नदी के किनारे है। इन्हीं में से कुछ नए क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद लोथल एवं सुतकोदड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक, और जो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ये भी आपको याद करना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार, भाई स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित जो स्नान कुंड है वो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ठीक, तो डायमेंशन हो गया इसका। नेक्स्ट है अग्निकुंड कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक, और लोथल कहाँ पे भाई? गुजरात में है, और ये क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। और जो लोथल और अग्निकुंड, लोथल तो मिला है, साथ में कालीबंगन से भी प्राप्त हुआ है। तो अग्निकुंड, लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, ठीक, जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं, की मूर्ति मिली है। और उनके चारों ओर कौन से जानवर हैं? ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि हाथी है, गैंडा है, चीता और भैंसा विराजमान है। इसके बाद नेक्स्ट है कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ मिली भाई? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहुदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल और चनहुदड़ो से मिले हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। यह अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, जो पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर तो दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब जहाँ पर जो लाइन ख़त्म हो जाती थी तो उसी के नीचे से अगली चीज़ लिखना शुरू हो जाती थी। ठीक, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता थी।
तो नॉलेज के तौर पर आप याद कर सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर भाई ना खुलकर कहाँ खुलते थे, ये पीछे गली जो नहीं होती है वहाँ खुलते थे। लेकिन इसका एक अपवाद है लोथल। ठीक, ये आप याद रख सकते हैं कि लोथल में जो घरों के दरवाजे थे ना वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, लेकिन अन्य जगह क्या थे, सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे या पिछवाड़े खुलते थे, जो लिखा है इसमें। और सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ थी। और मिठास के लिए लोग भाई शहद का प्रयोग करते थे। और जो मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं कि सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से, या इनमें से एक भी दे सकता है। तो आप इन तीनों का नाम याद रखेंगे तो फिर आराम से जो भी आएगा उसके अनुसार आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि तौल की इकाई जो है वो संभवतः 16 के अनुपात में थी। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग में था, क्योंकि इस मतलब सभ्यता में व्यापार का ज़्यादा महत्व देखने को मिला था, तभी ये ऐसा अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है कि पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो यहाँ पे आप हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी समझ सकते हैं कि भाई ये दोनों क्या थी, जुड़वा राजधानी। अगर प्रश्न बनता है जुड़वा राजधानी का तो आप बता सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। इसके बाद वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अब यहाँ पे सिंधु काल में विदेशी व्यापार, कुछ वस्तुएं आयातित वस्तुएं थी और उनसे संबंधित प्रदेश जैसे तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान, चांदी, अफगानिस्तान, ईरान, सोना, कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान, टिन, अफगानिस्तान, ईरान, गोमेद, सौराष्ट्र, ठीक, लाजवर्द, मेसोपोटामिया, सीसा, ईरान। तो इनमें से आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का जो सूर्य की उपासना होती है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में सबसे विशेष पूजनीय पशु कौन था, कुबड़ वाला सांड था। याद रखिएगा कि पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड था इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। नेक्स्ट है कि स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। ठीक, सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना, ये इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और एक बात याद रखिए कि भाई ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर, ठीक, निचला शहर जो है वो सामान्य लोगों के रहने हेतु जो भी होता है निचला शहर, ये क्या कहलाता है, सामान्य लोगों के रहने हेतु जो शहर होता है निचला शहर होता है, भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद जो पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी और शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। दोनों प्रथाएं कौन सी, या तो शव को जलाते थे या गाड़ते थे। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिलती हैं। सैंधव सभ्यता, ये आप याद रख सकते हैं कि युग्म समाधियाँ कहाँ मिली हैं, लोथल एवं कालीबंगा से मिली हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। नेक्स्ट है कि आग में पकी हुई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, टेराकोटा कहा जाता है। ठीक, तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कर ली है।
अब एक चीज़ और देखने को मिलती है, देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक, और वो किस नदी के किनारे हैं, साथ ही उनकी खुदाई किसने की है, उत्खननकर्ता कौन है, और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, जरूरी इसको पढ़ लीजिए हमारे साथ, ठीक, पेपर में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहला है हड़प्पा, ठीक, तो हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे। आप इसको याद रखने के लिए जो ग्रीन रंग नहीं होता, हरा, ठीक, हरा रंग याद कर लीजिए। तो हरा यानी हा से हड़प्पा और रा से रावी नदी। तो हरा जब भी आप कहेंगे, या सिर की बात करेंगे तो सिर से यानी सिंधु घाटी सभ्यता, और रा से राय बहादुर साहनी, जैसे अभी याद हम लोगों ने किया था, वैसे भी इसको भी याद कर लेना है। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे। और वर्तमान में देखें तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है, ठीक, और इसके उत्खननकर्ता के रूप में मेन रूप से दयाराम साहनी और अन्य में माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर का नाम आता है। इसके बाद मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ इस समय पड़ता है भाई, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है, वहाँ पे इसकी स्थिति है। और राखाल दास बनर्जी इसके उत्खनन करता है। नेक्स्ट है कि चन्हूदड़ो, भाई ये भी सिंधु नदी के किनारे है, और सिंध प्रांत ये पाकिस्तान में पड़ता है, और नवाब शाह जिला, ठीक। और उत्खननकर्ता की बात करें तो मैके और NG मजूमदार। नेक्स्ट है कालीबंगन, जो घग्घा नदी के किनारे पड़ता है, और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो है इसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। और इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो अमलानंद घोष, ठीक, BV लाल एवं BK थापर हैं। इसके बाद कोट दीजी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। ऐसे ही रंगपुर और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, और यज्ञ दत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है, और पंजाब का रोपड़ जिला स्थिति है इसकी। ऐसे ही लोथल देख लेते हैं। तो लोथल के भी उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पड़ता है, गुजरात का अहमदाबाद जिला, ये इसकी स्थिति है, वर्तमान स्थिति। और आलमगीरपुर आप पीछे पढ़ चुके हैं कि हिंडन नदी, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, और इसके उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। इसके बाद सूतका गंडोर, ये दस्क नदी के किनारे पड़ता था, और ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे पड़ता है, ये वर्तमान स्थिति। और ऑरेल स्टाइन इसके उत्खननकर्ता थे। ऐसे ही बनमाली, रंगोई नदी, और उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा, ये लूनी नदी के किनारे है ना, धौलावीरा का है लूनी नदी के किनारे, और ये गुजरात के कच्छ जिला में इसकी स्थिति है। और उत्खननकर्ता कौन है, JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। इसके बाद सोतकाह, जो सादिकौर नदी के किनारे पड़ता था, ठीक। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है, और उत्खननकर्ता कौन है इसके, जॉर्ज डेल्स, ठीक। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हैं हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और अभी जो प्रमुख स्थल हैं किस नदी के किनारे पाए गए थे, उनकी स्थिति वर्तमान में क्या है, और उत्खननकर्ता कौन थे, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो भी मैंने आपको बताई है, लेकिन पढ़ना आपको सब है, ठीक। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही प्राचीन इतिहास के अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।